आनंद सुबह के 11 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत से 10 जनवरी को इस मामले की अब अगली सुनवाई होगी। सुनवाई आज टल गई। राम मंदिर पर नई बेंच का गठन होगा। 3 जजों की बेंच का ये गठन होगा। नई बेंच तय करेगी कि रोजाना सुनवाई यानी डे टू डे हियरिंग हो या नहीं हो। अब से कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा फैसला आया है। करीब 1 मिनट तक सुनवाई चली। जी हां, 60 सेकंड तक सुनवाई चली, जिसमें अगली तारीख 10 जनवरी की मुकर्रर तय की गई है। 10 जनवरी को अप्रोप्रिएट बेंच माना जा रहा है कि 3 जजों की बेंच इस मामले की अगली सुनवाई करेगी और आगे की रूपरेखा क्या होगी, क्या रोड मैप रहने वाला है, क्या रोजाना डे टू डे हियरिंग होगी या नहीं होगी, ये अब 10 जनवरी को पता चलेगा। वकीलों ने पहली क्या प्रतिक्रियाएं दी जो इस केस के साथ जुड़े हुए थे कोर्ट से बाहर निकलकर, पहले उसे सुनिए। अक्टूबर के बाद मामला आया था, आज तो फिर से वही बात होगी। देखिए, जस्टिस दीपक मिश्रा के रिटायर होने के बाद इस मामले की रेगुलर सुनवाई करने के लिए विशेष पीठ नहीं बनी है। हाँ। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर पास करके बनाएंगे। हाँ। और वो बेंच 10 जनवरी को गठित हो रही है। हाँ। जो इस केस की सुनवाई करेगी और फर्दर ऑर्डर इस केस में पास करेगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब एक और बेंच बनेगी जो 10 जनवरी को एक और बेंच नहीं, एक रेगुलर बेंच बनेगी राम जन्मभूमि हियरिंग के लिए, जो जस्टिस दीपक मिश्रा से रिटायर होने से पहले कॉन्स्टिट्यूटेड थी। क्योंकि जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर हो गए, एक फ्रेश बेंच बनेगी जो इस मामले की सुनवाई करेगी और वही सक्षम होगी इसमें फर्दर ऑर्डर्स पास करने के लिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, लिस्ट द मैटर ऑन 10 जनवरी फॉर पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स बाय दैट बेंच। अच्छा, बाय दैट बेंच। एक और चीज मुझे बताइए, ये सवाल कई सारे आ रहे हैं कि अब फास्ट ट्रैक होगा नहीं होगा, ये सबको लेकर क्या? ये सारी बातें हम एप्रोप्रिएट बेंच के सामने कहेंगे कि ये मामला फास्ट ट्रैक होना है या डे टू डे सुनवाई होनी है नहीं। यानी कि अब जो भी चीज होगी वो जो बेंच विशेष पीठ जो बनेगी उसके सामने सारी बातें रखी जाएंगी और वो बेंच 10 जनवरी को बैठ रही है। अब ये मैटर दोबारा 10 जनवरी को कोर्ट के सामने लिस्ट हो रहा है स्पेशल बेंच के सामने जो इस मामले की सुनवाई करेगी। स्पेशल बेंच में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर पास करेंगे। जब 10 जनवरी की कॉज लिस्ट आएगी तो आप सबको पता चल जाएगा। उसके बारे में कब तक पता लग पाएगा? 10 जनवरी को जो 10 जनवरी की बेंच है उसकी कॉज लिस्ट 6 या 7 तक आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कौन सी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। बेंच ऑब्वियसली कोर्ट ने कहा है कि हम 10 जनवरी को लगा रहे हैं फॉर पासिंग ऑफ ऑर्डर्स बिफोर द अप्रोप्रिएट बेंच। जो भी अप्रोप्रिएट बेंच ऑर्डर्स पास करना चाहेगी तो वो 10 जनवरी। आप लोगों की उस बेंच के सामने क्या अपील होगी? उस बेंच के सामने हम ये कहेंगे कि हिंदू महासभा का बहुत क्लियर स्टैंड है कि 10 जनवरी को हम कोर्ट के सामने कहेंगे कि इस मामले की डे टू डे सुनवाई की जाए। प्लीडिंग्स कंप्लीट हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान हो चुका है, ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुके हैं। 90 दिन के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंटिन्यूस हियरिंग करके अपना फैसला दिया था। ये फर्स्ट अपील है। 60 डेज के अंदर अगर दोनों पार्टीज कोऑपरेट। तो सुना आपने वकील ने क्या कहा। उन्होंने कहा एक फ्रेश बेंच, एक विशेष बेंच बनने जा रही है। 10 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होगी और साथ ही साथ ये भी कहा कि 6 से 7 तारीख को कॉज लिस्ट यानी कि किस वक्त किस बेंच के सामने कैसे सुनवाई होगी, क्या आइटम नंबर रहने वाला है, वो भी पता चल जाएगा 6 से 7 तारीख को। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा सीधे जुड़ रहे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से। आशीष, यहीं पर अब सस्पेंस शुरू होता है कि पहले इस मामले की सुनवाई 2 और जज कर रहे थे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस वक्त के दीपक मिश्रा साहब थे जो अब रिटायर हो चुके हैं। तो अब क्या लग रहा है, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जो है वो मास्टर ऑफ द रोस्टर है, पूरी तरह से ये उनके अख्तियार में है कि वो बेंच का गठन करते हैं। उसमें पुराने 2 जज रिपीट हो सकते हैं और एक और नए जज जुड़ेंगे। मामले को वो अपने खुद सुनवाई कर सकते हैं। तो किस तरह से गठन होगा, क्या वहां पर किस तरह की सरगर्मियां इसे लेकर? देखिए, अब ये सब कुछ सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई ही तय करेंगे कि आखिर 10 जनवरी को अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए जिस बेंच का गठन होगा और जो आज उन्होंने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि जो फर्दर ऑर्डर होगा वो एप्रोप्रिएट बेंच जो होगी वो पास करेगी, यानी डे टू डे सुनवाई होगी, सुनवाई की रूपरेखा क्या होगी, ये सारी जो चीजें हैं वो 10 जनवरी को साफ होंगी जब उस बेंच के सामने मामला सुनवाई पर आएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है आंचल कि इस मामले की सुनवाई अभी तक 3 जजेस की पीठ कर रहे थे, जिसमें तत्कालीन सीजेआई जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर थे। जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर जो हैं वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के तौर पर हैं। तो क्या जो नई बेंच बनेगी उसमें इन 2 पुराने जो जजेस हैं उनको रखा जाएगा और एक किसी और सीनियर जो जज हैं उनको वो 3 जजेस की पीठ में आएंगे, या फिर एक पूरे सिरे से
क्योंकि अभी तक इस मामले की सुनवाई मेरिट पर नहीं हुई है। तो क्या ऐसे में एक फिर से 3 सदस्यीय पीठ का गठन होगा जो इस पूरे मामले की सुनवाई मेरिट पर करेगी? ये कॉज लिस्ट आने के बाद क्लियर हो जाएगा और यही सबसे बड़ा सवाल है। ये सस्पेंस सब खत्म होगा, लेकिन आशीष, इस मामले में प्रेसिडेंट किस तरह के रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता, और इस कोर्ट के प्रांगण के बाहर जो सियासत होती है इसे लेकर, तो ऐसे में सवाल वहां पर भी उठने लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अपने क्या कहते हैं कि जब इस तरह से एक जज रिटायर हो जाता है और 2 जज अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो फिर बेंच के गठन में वो 2 जज हो सकते हैं, साथ में कोई तीसरा जज आएगा, या फिर वहां पर वकीलों की किस किस्म की प्रतिक्रियाएं हैं इसको लेकर? देखिए, अभी तक अमूमन ये देखा गया है कि अगर 3 जजेस में से एक जज रिटायर हो जाते हैं तो जो 2 जज हैं उनके साथ एक तीसरे जज को रखा जाता है। लेकिन जो वकील है वो ये कह रहे हैं कि मामले की सुनवाई अभी मेरिट पर हुई नहीं है, क्योंकि जो भी मामले की सुनवाई करेगा वो नए सिरे से मामले की सुनवाई करेगा। इसलिए कयास ये भी है कि 3 जजेस की जो बेंच बनेगी वो नए जो जजेस होंगे वो उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन चूंकि ये मामला धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हमने देखा कि एक मुस्लिम जज थे, सुप्रीम कोर्ट में भी एक मुस्लिम जज थे। तो क्या ऐसे में जो 3 सदस्यीय जो जज होंगे उसमें एक मुस्लिम जज होगा कि नहीं होगा, ये जो चीजें हैं वो 10 जनवरी को क्लियर होंगी। आंचल, मैं ये कहना चाहूंगा कि 10 जनवरी की जो तारीख है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे केस के लिए, क्योंकि आगे की जो सुनवाई की रूपरेखा है वो 10 जनवरी को तय हो जाएगी। सभी पक्ष चाह रहे हैं कि डे टू डे सुनवाई हो, वो बेंच, और आज कोर्ट ने अपने जो ऑर्डर था उसमें भी साफ कहा कि जो फर्दर ऑर्डर होगा वो एप्रोप्रिएट बेंच पास करेगी। इसका मतलब ये है कि डे टू डे सुनवाई होगी या नहीं होगी वो ये बेंच डिसाइड करेगी। दूसरी, जो विष्णु कह रहे थे कि इस मामले की सुनवाई अगर दोनों पक्ष साथ देते हैं तो 60 दिनों में पूरी हो सकती है। क्या कोई टाइम फ्रेम कर दिया जाएगा कि सभी पक्षों को 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन इसमें सुनवाई पूरी करनी होगी? क्या सभी पक्षों के हिस्से में एक टाइम फ्रेम दे दिया जाएगा कि जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो 10 से 15 दिन बहस करे, हिंदू जो है वो 10 से 15 दिन बहस करे, और उसके बाद यूपी सरकार करे? तो ये जो तमाम सवाल हैं वो उस बेंच के सामने रखे जाएंगे और उस दिन की जो सुनवाई होगी वो बेहद अहम होगी, और उसी दिन अयोध्या मामले की आगे की सुनवाई की रूपरेखा तय हो जाएगी। और ये भी साफ हो जाएगा कि क्या 2019 के इलेक्शन के पहले अयोध्या मामले का फैसला आ सकता है या नहीं। अपने आप में आशीष, ये भी राहत भरी बात है कि 4 जनवरी को जब आज इस मामले की सुनवाई हुई तो एक शॉर्ट डेट, ये अपने आप में राहत है कि 10 जनवरी की दी गई है। खास तौर से इसे इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि 29 अक्टूबर को जब सुनवाई हुई थी तब चीफ जस्टिस साहब ने एक टिप्पणी दी थी, उन्होंने कहा था कि बहुत सारी प्राथमिकताएं और भी हैं। ऐसे में ये अपने आप में राहत भरी बात है। देखिए, अगर आप अक्टूबर के आदेश को देखें तो उसके 2 मायने निकाले जा सकते हैं। जो उस समय आदेश आया था उसके बाद लोगों ने ये सोचा कि जो जनवरी फर्स्ट वीक में सुनवाई होगी वो नई बेंच के सामने सुनवाई होगी, और आज यानी जो 4 जनवरी की सुनवाई है उसमें रूपरेखा तय हो जाएगी। लेकिन जब कॉज लिस्ट आई उसके बाद लोगों को ये लगा कि ये 2 सदस्यीय पीठ के पास गया है, इसमें केवल एक डेट तय होगी और मामले को फिर से एप्रोप्रिएट बेंच के पास दिया जाएगा। तो अंदेशा यह भी था कि अगर एप्रोप्रिएट बेंच के सामने फिर से मामले को भेजा जाता है तो कहीं सुनवाई की तारीख लंबी ना हो जाए, क्योंकि अक्टूबर में जब सुनवाई शुरू हुई थी तब सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि एप्रोप्रिएट बेंच ये तय करेगी कि मामले की सुनवाई मार्च से की जाए, फरवरी से की जाए या अप्रैल से की जाए, ये उनकी जुडिक्शन है वो तय करेंगे। तो उस ऑर्डर के मायने ये भी निकाले जा सकते हैं। लेकिन राहत यह है कि देश की जो जनता चाह रही थी, जो आवाम चाह रही थी कि इस मामले का निपटारा जल्द से जल्द हो, तो उस रास्ते पर सुप्रीम कोर्ट एक कदम और आगे बढ़ गया है, और अब ये चीजें साफ नजर आ रही हैं कि 10 जनवरी की सुनवाई में आगे की सुनवाई की रूपरेखा तय हो जाएगी, और कुछ हद तक ये भी तय हो जाएगा कि आखिर इसका फैसला कब तक आ सकता है। ठीक है आशीष, मुझे ये भी बताएं, एक पीआईएल भी लिस्टेड थी आज, जनहित याचिका लिस्टेड थी जिसमें ये मांग की गई थी कि टाइम बाउंड तरीके से इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए। क्या उस पर भी कोई सब्सटैंटिव हियरिंग हो पाई? देखिए, फिलहाल वो आइटम नंबर 20 था, लेकिन अयोध्या जो था वो आइटम नंबर 7 था, तो अभी वो सुनवाई पर नहीं आया। थोड़ी देर बाद वो सुनवाई पर आएगा। लेकिन आपको जस्टिस दीपक मिश्रा का एक ऑर्डर याद होगा जिसमें जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था कि अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट में केवल उन्हीं को सुना जाएगा जो इस मामले में पक्षकार हो। उस समय सुब्रमण्यम स्वामी की एक याचिका थी जो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राइट टू प्रे इज माई फंडामेंटल राइट। माफ कीजिएगा, आपको कुछ क्षणों के लिए मैं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी, आज
एक और तारीख मिली है, 10 जनवरी की तारीख मिली है। सबसे पहली प्रतिक्रिया इस पर आपकी? देखो ऐसा है कि ये माननीय न्यायाधीश के जुरिडिक्शन में है, वो तारीख दे सकते हैं। वो 2-3 दिन बाद तारीख है, वो अपना तय करेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत समय से चल रही है और चलती रहेगी, ऐसी मैं सोचता हूँ। लेकिन इसके लिए इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कानून ही एक ऐसा रास्ता है कि आप त्वरित निर्णय करिए और देश में राम मंदिर पर हो रही राजनीति को समाप्त करिए। देश की राजनीति को समाप्त करना चाहिए राम मंदिर पर हो रही है। उसका रास्ता है कि यथाशीघ्र निर्णय हो, यथाशीघ्र राम मंदिर वहां बने, और उसका एक रास्ता जो कानून की बात है, जो बार बार मैं कहता था। विजय शंकर जी, मैं चाहूंगी आप स्पष्टता से बताएं। आपका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में तारीख पड़ रही है, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, वो चलती रहे, लेकिन एकमात्र समाधान है इस मामले का कि अध्यादेश लाया जाए, ये आपका स्टैंड है? बिल्कुल, मैंने अध्यादेश की बात में नहीं, मैं कानून बनाना और अध्यादेश दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। हम लोग कानून की बात करते रहे और आज भी कानून की बात कर रहे हैं कि सरकार। सर, अध्यादेश भी कानूनी होता है, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है। मुझे ये बताएं कि खुद प्रधानमंत्री ने इस साल के पहले इंटरव्यू में ये कहा है कि अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है। फिर आपको पता है कि जब संसद चल रहा होता है तब अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है, तब कानून की बात होती है। अभी सत्र चल रहा है, हम इसलिए केवल कानून की बात कर रहे हैं। कानून सरकार लाए, बनाए और मंदिर के निर्माण की बाधाएं जो है वो दूर करें। सर, ये टाइटल डिस्प्यूट है 2 पार्टीज के बीच में, इसमें सरकार किस तरह से कानून ला सकती है? खुद कानून मंत्री ही कह चुके हैं कि इस पर कानून नहीं लाया जा सकता है। सुनो, ये 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय है। यहाँ भगवान राम पैदा हुए थे, संविधान में प्रथम पृष्ठ में जिनका चित्रांकन था, उनकी जन्मभूमि है। ये कोर्ट उसको टाइटल सूट मानता है, हिंदू समाज उसको अपने आस्था का केंद्र मानता है। नमस्कार, मैं अभी दूसरे विजय जी, नमस्कार जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमारे सहयोगी आशीष भी लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, यही समस्या है कि चाहे अध्यादेश हो, कानून हो, ये कहना बहुत आसान है कि इसे लाया जाए, लेकिन आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित पड़ा हुआ हो तो अध्यादेश लाया जाए। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने भी इंटरव्यू में इसको रूल आउट कर दिया था पूरी तरह से। देखिए, अध्यादेश लाने में कई अड़चने भी हैं आंचल, कि टाइटल डिस्प्यूट में आप अध्यादेश कैसे लाएंगे। दूसरी चीज यह भी है कि अगर आप अध्यादेश लाते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो अध्यादेश पर उसी समय सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा। तो ये सारी चीजें भी देखी जा रही हैं कि अगर अध्यादेश लाते हैं तो उसके बाद भी मंदिर का तो निर्माण नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देगा। तो इसलिए कोशिश यही की जा रही है कि पहले सुप्रीम कोर्ट से ही इस मामले का हल निकाला जाए और उसके बाद इस मामले में कोई आगे का जो कदम है वो उठाया जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए अध्यादेश फिलहाल अभी नहीं लाया जाएगा। लेकिन मैं जो बार बार ये बात कह रहा हूं कि 10 जनवरी बहुत शॉर्ट यहां पर तारीख है। हम चूंकि लीगल रिपोर्टर्स हैं, तारीख बहुत लंबी पड़ती है, लेकिन 6 दिनों के भीतर इतने बड़े मामले की सुनवाई के लिए एप्रोप्रिएट बेंच का गठन होना, उस पर सीजीआई का यह लिखना कि एप्रोप्रिएट बेंच जो होगी वो फर्दर ऑर्डर पास करेगी, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यानी 10 जनवरी की सुनवाई में सारी रूपरेखा तय हो जाएगी। जो अभी शीशा हमें धुंधला दिख रहा है वो 10 जनवरी को पूरी तरह साफ हो जाएगा। मामले की सुनवाई कब से होगी, कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई टाइम फिक्स करता है, किस पार्टी को कितना वक्त देता है, ये सारी चीजें 10 जनवरी को साफ हो जाएंगी। अच्छा आशीष, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आज सुनवाई बहुत ही थोड़ी देर के लिए, लगभग 60 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए चली। ऐसे में खास तौर से वकीलों की तरफ से, एक तो वकील कौन कौन किस तरफ से पेश हुए, क्या उनको कुछ कहने का मौका भी मिला? देखिए, जैसे ही आइटम नंबर 7 आया, सीजीआई जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, इज इट राम जन्मभूमि केस, क्या ये राम जन्मभूमि केस है? तब वकीलों की तरफ से कहा गया यस, हाँ ये राम जन्मभूमि केस है। तब सीजीआई ने कहा ओके देन लिसन द ऑर्डर। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप आदेश सुनिए, और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि जो ये मामला है वो 10 जैन के लिए फर्दर जो एप्रोप्रिएट बेंच है उसके सामने लगेगा, और एप्रोप्रिएट जो बेंच है वो इस मामले में आदेश जारी करेगी। तब एक वकील की तरफ से कहा गया कि वो कुछ कहना चाहते हैं। तब कोर्ट ने सीजीआई जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि कम ऑन 10 जैन, जिसका मतलब साफ है कि कोर्ट किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं था। जैसा कि हम सुबह भी आंचल चर्चा कर रहे थे कि जस्टिस रंजन गोगोई का कॉन्सेप्ट बेहद क्लियर होता है, वो मन बनाकर आते हैं कि उनको ऑर्डर क्या पास करना है,
वही हुआ। 60 सेकंड के भीतर हियरिंग खत्म हो गई। 10 जनवरी की सुनवाई के लिए तारीख तय हो गई। बिल्कुल, और ये भी सवाल है आशीष, इसकी इंटरप्रिटेशन व्याख्या की जा सकती है, कम ऑन 10th of Jan बट कम टू हु, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई या समबडी एल्स, ये अपने आप में सवाल होगा। अच्छा आशीष, मुझे ये भी आप बताएं कि अब जिस तरह से हमने हिंदू महासभा के वकील विष्णु थे, उन्होंने कहा कि अब 10 जनवरी को ही वो प्रेस करेंगे कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए और क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए। ये सारी बातें अब पूरी तरह से जो दोनों पक्षकार हैं, दोनों साइड के वकील हैं, वो अब 10 जनवरी को ही बेंच के सामने रखेंगे। देखिए, मेरी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी से बात हुई जब वो कोर्ट रूम से निकले, तो मैंने कहा कि आप कुछ बेंच के सामने आज कहना चाह रहे थे। तब उन्होंने कहा कि कोर्ट ने बहुत जल्द ऑर्डर पास कर दिया और हमें जो कुछ कहना होगा, यानी योगी सरकार को जो कुछ कहना होगा वो 10th of Jan को कहेगी। हिंदू महासभा, निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान, इनका साफ तौर पर कहना था कि हम 10th of Jan को कोर्ट के सामने ये प्रेस करेंगे कि मामले की सुनवाई। जी आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। बहरहाल हमारे सामने लाइव तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री 2 दिन पहले ही हमारे मत को तोड़ दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री का भी हस्तक्षेप है, क्योंकि उन्होंने कहा दिया था 2 दिन पहले कहते हम अध्यादेश नहीं लाएंगे। उन्हीं की बात को ये सुप्रीम कोर्ट दोहरा रही है। और सुप्रीम कोर्ट का एक धैर्य होता है। हम लोग 30 साल से धैर्य करते आए हैं और धैर्य बांधते आए हैं। आज फिर 10 दिन के लिए टाल दिया, फिर 10 दिन टाल दिया। आतंकवादियों के लिए, अन्य लोगों के लिए ये 12 बजे रात में कोर्ट खुल के डिसीजन दे सकते हैं, किसी डांसर के लिए दे सकते हैं, तो राम जन्मभूमि के लिए डिसीजन नहीं दे सकते हैं। हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से जी। क्यों नहीं जाएगी? क्या राम इस राम को जाना चाहिए? क्योंकि राम आस्था के विषय हैं, राम कोर्ट के विषय नहीं है। फिर भी हम अयोध्या के साधु संत महात्मा आस्था की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं। जी बोलिए। जी जी ये जो टाइटल शूट है, ये राम सनाप दशरथ का है। राम सनाप दशरथ का है। और राम सनाप दशरथ जो टाइटल शूट है, इस टाइटल शूट पे नो डिसीजन लेना चाहिए। हमारी जमीन दे देंगे, हम राम जन्मभूमि बनवाएंगे। ये टाइटल शूट भले है, लेकिन ये आस्था का विषय है, अयोध्या के प्राण का विषय है, अयोध्या की निष्ठा का विषय है। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये बाबर मीर बाकी को यहाँ पर जब भेजा था, हमारा मन्नत उड़वा करके मस्जिद बनवाया था, क्या वो कोर्ट का फैसला माना था? क्या वो कोर्ट का आदेश लिया था? अगर मीर बाकी कोर्ट के आदेश का फैसला नहीं माना है तो हम साधु संत तो कोर्ट का फैसला मान रहे हैं। लेकिन आप सुन लीजिए, धैर्य बहुत हो चुका। अब हम धैर्य सीमा तोड़ना चाहते हैं। और कहना चाहता हूँ विनय न मानत जलद जड़ गयो 3 दिन बीत। विनय न मानत जलद जड़ गयो 3 दिन बीत। और बोले राम सको बस बिन भय होई न प्रीत। अब तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा का नाम पलट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जगह लिखिए कि भाग जाओ पार्टी से। आप लोग पार्टी से भाग जाओ। आस्था का विषय है, टाइटल शूट का विषय है, कोई विषय नहीं है। हमारे आस्था का विषय है। अभी 31 जनवरी और 2 फरवरी को कुंभ मेला में हम भारतवर्ष के सारे संत महात्मा इकट्ठा होंगे, डिसीजन लेंगे। वो मेरा फाइनल डिसीजन। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाजपा के जो लीडर बैठे हुए हैं, इनसे कहना चाहता हूं कि आप राम के नाम पे सत्ता माए और सत्य के नाम पर सत्ता माने पे आपने सत्य को भुला दिया है। इस नाते आपसे मेरा निवेदन है, अयोध्या साधुता से प्रार्थना करता है, अपनी पार्टी नाम आप बदल दीजिए और कहिए सब लोगों से कि भाग जाओ पार्टी से। विनय न मानत जलद जड़ गयो 3 दिन बीत। और बोले राम सको बस बिन भय होई न प्रीत। आपको मैंने अच्छा चाहिए, राष्ट्रपति मैंने राम कोविंद दिया है, उपराष्ट्रपति मैंने वेंकैया नायडू दिया है, और रक्षा मंत्री हमने सीतारमण दिया है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैंने योगी आदित्यनाथ दिया है, यहाँ का विधायक मैंने वेद प्रकाश दिया है, यहाँ का महापौर मैंने ऋषिकेश दिया है। अब सुनिए, अब क्या साधु संतों का प्राण लेना चाहती हैं? साधु संतों को जान लेना चाहती हैं?
तो संत करपात्री जी को आप सुन रहे थे अयोध्या से। बहुत नाराज नजर आ रहे हैं बीजेपी से। कहा ये भाग जाओ पार्टी है और संत समाज को कहीं ना कहीं धोखा दिया गया है। उन्होंने कहा वोट बटोरे जा रहे हैं, लेकिन अब धैर्य का बांध जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। धर्म संसद होगी 31 जनवरी को और उसमें फैसला होगा कि आगे क्या होना चाहिए। हम तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचाएंगे और हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है।